बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 8 है ये। यहाँ वी आर डूइंग चैप्टर 8 और ये है जी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो बेटा, मैंने कल आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स तो कब ख़त्म कर दिए थे हमने परसों। कल हमने 2 to 3 मार्क्स वाले शुरू करें। सो आज मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो जी बेटा, नॉर्मल सेल का जो लाइफ स्पैन होता है ना, डेफिनेट होता है। हमें पता होता है उसकी कब डेथ होनी है, कब कितनी लाइफ होती है। जैसे WBCs का लाइफ स्पैन होता है 2 to 3 वीक्स, RBCs का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, है ना, वी नो इट। जबकि कैंसर सेल का लाइफ स्पैन जो होता है नॉट डेफिनेट होता है। इतना तो ज़रूर है कि कैंसर सेल की जो लाइफ होती है वो नॉर्मल सेल से कम होती है, क्योंकि बार बार हमारी उस पर्सन की जो कैंसर पेशेंट है उसकी बॉडी में सेल्स बनते रहते हैं। फिर जी सेकंड पॉइंट है, नॉर्मल सेल बिल्कुल पेरेंट्स की तरह सिमिलर होते हैं, जबकि कैंसर सेल में अलग अलग से चेंजेस देखने को मिलेंगे। किसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज देखने को मिलेगा, किसी सेल के साइटोप्लाज्म में चेंज मिलेगा, किसी सेल के जेनेटिक मटेरियल में आपको चेंज देखने को मिलेगा। फिर है, नॉर्मल सेल जो होते हैं वो मेटास्टेसिस कभी नहीं शो करते, यानी नॉर्मल सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कभी नहीं शो करते, और वो जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अडेयर करके रखते हैं। इतनी जल्दी से उस पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे नहीं भागते। जबकि कैंसर सेल मेटास्टेसिस शो करते। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो लेस अडेयरिंग होते हैं, चिपक के नहीं रहते एक जगह पे। वो वॉन्डरिंग होता है उनका नेचर। वॉन्डरिंग का मतलब होता है हमेशा वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो घूमते रहते हैं, और जहाँ जहाँ पे जाते हैं नई कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं ट्यूमर की। फिर है जी, नंबर ऑफ सेल्स नियरली रिमेन कांस्टेंट। तो नॉर्मल सेल में नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहता है, जबकि कैंसर सेल्स में नंबर ऑफ सेल्स डू नॉट नियरली रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। सो कैंसर सेल्स में नंबर वेरी करता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। नेक्स्ट है जी लास्ट पॉइंट, बैलेंस होता है न्यू सेल्स और डेड सेल्स के बीच में नॉर्मल सेल में। कैंसर सेल में न्यू सेल्स और डेड सेल्स के बीच में कोई बैलेंस नहीं होता। यानी सिंपल वे में नॉर्मल सेल में जितने डेड सेल होते हैं उतने ही नए सेल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल 50 सेल्स की डेथ हुई है, 50 सेल उसको रिप्लेस कर देंगे। पर कैंसर सेल में कुछ भी हो सकता है। 50 सेल्स को रिप्लेस करने के लिए 20 भी आ सकते हैं, 50 सेल को रिप्लेस करने के लिए 1000 भी आ सकते हैं। सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, सिंपल है क्या। फिर आपके पास एक बिनाइन ट्यूमर है, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इन दोनों में डिफरेंस बताना। सो बेटा, बिनाइन ट्यूमर से डरने की बिल्कुल नीड नहीं होती। हाँ, डेंजरस है बिनाइन ट्यूमर भी एक हद तक। इन दोनों को रसौली कहते हैं। एक हम कर रहे हैं रसौली नॉर्मल, और एक हम कर रहे हैं रसौली जिसमें कैंसर है। जो कैंसर वाली रसौली है, यानी उसको ट्यूमर है, उसको हम बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। सपोज अगर किसी फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर बन रहा है, अगर तो वो बेनाइन ट्यूमर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है। मेल से ज़्यादा हार्मोन्स फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है, सो इस करके वहाँ पे इस तरह की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना पॉसिबल है। पर अगर ग्रोथ हुई है, अगर कोई ट्यूमर बना है, अगर हमने उसको चेक कर लिया है और उसके सेल्स नॉर्मल है, तो वो बेनाइन ट्यूमर कहलाएगा, नॉन कैंसरस। और मेलिग्नेंट ट्यूमर तो हमेशा बेटा कैंसर वाला ट्यूमर ही होता है। और बेनाइन ट्यूमर में कैंसर सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसर सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो। बेनाइन ट्यूमर बहुत स्लोली ग्रो करता है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, और वो कोशिश में करता है कहाँ से पहली स्टेज से सेकंड से थर्ड की तरफ जाए। स्टेज 1 कैंसर की, स्टेज 1 ट्यूमर बनना, स्टेज 2 कैंसर सेल्स का बॉडी में फैलना शुरू हो जाना, स्टेज 3 और स्टेज 4 बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में कैंसर के ट्यूमर बनने शुरू हो जाना। ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर में कोई मेटास्टेसिस नहीं देखने को मिलेगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होगा ही होगा। मेटास्टेसिस मैंने आपको फिर बता देता हूँ, ये वो स्टेज होती है कैंसर की जिसमें कैंसर बॉडी के अंदर फैलना शुरू कर देता है, वन ऑर्गन टू अनदर। बेनाइन ट्यूमर में बहुत कम डैमेज होता है बॉडी को, और कैंसरस ट्यूमर में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है।
हमारी बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म ही इफेक्ट हो गया। सो बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो गया बेटा, ना कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस जब प्रॉपरली नहीं होंगे तो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी और बहुत ज़्यादा उसके जो डेंजरस चेंजेस आएंगे बॉडी में, फाइनली जो उसको डेथ की तरफ लेके जाएंगे। तो आपने सीखा बिनाइन ट्यूमर जिसमें कैंसर नहीं होता, मेलिग्नेंट ट्यूमर किसमें कैंसर। देखो पहला पॉइंट, आपको यहाँ पे लिखना है नॉर्मल सेल, कैंसर सेल नहीं लिखना है, लिखना है नॉर्मल सेल्स आर मोर एडहेसिव। नॉर्मल सेल आर मोर एडहेसिव का मतलब वो एक जगह चिपक कर रहने की पावर रखते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसर सेल्स आर लेस एडहेसिव, मतलब वो हमेशा वॉन्डर करते हैं। जब वो बनते हैं तो वो एक जगह नहीं रहते, वो उस जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के कैंसर कौन से हैं बताइए। तो बेटा टिश्यूज़ के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल टिश्यू अलग अलग तरह के कैंसर हैं। आइए देखिए, सबसे पहला है जी कार्सिनोमा। बेटा कोई भी हमारी एपिथेलियल सेल्स के अंदर या ग्लैंड्स के अंदर जो कैंसर होता है ना, उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। जैसे स्किन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर, ये स्टमक के अंदर की लाइनिंग में हो गए ट्यूमर, ठीक है। फिर सार्कोमा, ये कैंसर टिश्यूज को इफेक्ट करते हैं, खासकर मीजोडर्म से जो टिश्यू मिलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये मीजोडर्म क्या चीज़ है। डोंट वरी, आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर याद है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको फेट ऑफ एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म करवाया था। तो जब भी बेटा वूम के अंदर जब भी एम्ब्रियो एनलार्ज होता है या जब भी एम्ब्रियो बनता है तो वो किस तरह से बनता है, वो बनता है बेटा, उसके अंदर 3 लेयर आती है, 3 जर्म लेयर आती है और तीनों जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन्स को बनाती है। जो मिडल लेयर होती है उसको मीजोडर्म बोलते हैं। तो हमारे जो बोन का कैंसर है, कार्टिलेज और मसल्स का कैंसर है, वो आता है हमारे सार्कोमा में। फिर आ गया बेटा हमारा लिम्फोमा। लिम्फोमा मतलब लिम्फेटिक नोड और स्प्लीन का कैंसर। ये आपको किस तरह का कैंसर मिलेगा जी, स्प्लीन में और लिवर में। और सिंपल इस तरह के जिसके स्प्लीन में कैंसर है, लिवर में कैंसर है, उनको वो एनलार्ज भी होने लग जाएंगे, उनका साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। फिर है मेलेनोमा, दीज आर कैंसरस ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स, यानी स्किन कैंसर को मेलानोमा भी बोलते हैं। अच्छा, फिर है लिपोमास, इट इंक्लूड कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यूज। फिर ऑस्टियोमास, नाम से पता चल रहा है बोन कैंसर को बोलते हैं। ल्यूकीमिया मैंने आपको बोल दिया था, ऑलरेडी बता दिया था कि बेटा ये वो कैंसर है जिसके अंदर कभी भी ट्यूमर नहीं बनते। और ल्यूकीमिया की पहचान क्या है, इसमें WBC का नंबर बहुत बढ़ जाता है और RBC का नंबर बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि जो पेशेंट है वो अनीमिक हो जाता है, उसमें हमेशा ब्लड की कमी पाई जाती है। लिख लीजिए, ल्यूकीमिया में क्या है, देयर इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ WBCs इन द बोन मैरो लीड्स टू इंक्रीज इन द काउंट ऑफ WBCs इन द ब्लड। इतना बोन मैरो में WBCs बढ़ जाता है कि बढ़ जाता है कि पूरी बॉडी में WBCs का नंबर लाखों को टाप जाता है। इज इट ओवर? आईपैड इज ओवर? ओके, फिर आ गया हमारे पास जी, व्हाट आर द डेंजर सिग्नल ऑफ कैंसर। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। कैंसर के डेंजर सिग्नल्स बताइए क्या क्या। 4 डेंजर सिग्नल कैंसर के हैं। सबसे पहला, रैपिड चेंज इन अपीयरेंस, फॉर्म एंड ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑन द बॉडी। एकदम से आपको बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं को चेंज मिल रहा है या कहीं ग्रोथ शुरू हो गई है, तो चांसेस है वो कैंसर होने के। नंबर 2, परसिस्टेंट चेंज इन बाउल मूवमेंट, यानी स्टूल में चेंजेस। कभी आपका स्टूल जो है थिक होगा, कभी वो नॉर्मल फॉर्मेशन में होगा, कभी आपको लूज मोशंस लग जाएंगे, कभी फिर से वो टाइट हो जाएगा। तो इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम फील हो रही है, यानी उसकी बाउल मूवमेंट रेगुलर नहीं है, उसको नॉर्मल स्टूल नहीं रहता, हमेशा उसके स्टूल में चेंजेस आते रहते हैं,
सो ये भी कैंसर होने का डेंजर सिग्नल है। फिर है बच्चों एनी वुंड विद कंटिन्यूस ब्लीडिंग, शरीर में कहीं पर भी एक घाव जिसमें कंटिन्यूस ब्लड ब्लीड हो रहा है, आप कोई भी दवाई लगा लो आप ठीक नहीं हो पा रहे, सो दैट इज ऑल्सो अ डेंजर सिग्नल फॉर कैंसर। जैसे किसी की जीभ के अंदर कट लग जाए, ठीक है, हमारे टूथ बाइट हो जाती है ना, सो वो ब्लड कंटिन्यूसली निकल रहा है, जो मर्जी आप कर लो ठीक नहीं हो रहा, तो वो चांसेस हैं। फिर उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द टंग एंड ब्रेस्ट, अगर टंग और ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर आना शुरू हो जाए तो वो भी चांसेस हैं कैंसर होगा। पर बेटा फिर मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगा, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंटिन्यूस ब्लीडिंग, तो बेटा शुगर पेशेंट्स में भी होती है। शुगर पेशेंट्स जब दांत निकलवाने जाते हैं या कोई भी दांत का काम करवाने जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उनकी शुगर चेक करते हैं। तो अगर उनकी शुगर ज़्यादा होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि जी हम तो ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुकेगी आपकी। सो मैं आपको, मेरे कहने का तात्पर्य मतलब कंक्लूजन यही है कि कैंसर क्यों लेट डिटेक्ट होता है, क्योंकि कैंसर की जो सिम्टम्स होते हैं ना बेटा वो क्वाइट बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं नॉर्मल बीमारियों से। अगर हम बात करें किसी को ब्लड आ रहा है, उसके स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है, सो बेटा वो तो टीबी पेशेंट के भी स्प्यूटम में ब्लड आता है। अगर किसी को सिवियर हेडेक हो रहा है तो वो तो माइग्रेन में भी हेडेक होता है। सो आप मतलब इतनी जल्दी हम लोकेट नहीं कर पाते, तो कैंसर एक कल्प्रिट का काम करता है, वो आसानी से स्टेज 1 से स्टेज 2 से होता हुआ स्टेज 3 में पहुंच जाता है। और जब पेशेंट अपना पता लगाने के लिए जाता है तो चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पेशेंट बचे। सो इस करके कैंसर की स्क्रीनिंग हमेशा 20-20 ईयर्स के इंटरवल में करवाते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैंसर की स्क्रीनिंग एक होनी चाहिए 20 ईयर्स की एज में, फिर 40 ईयर्स की एज में, फिर 60 ईयर्स की एज में। कैंसर स्क्रीनिंग क्या है? कैंसर से रिलेटेड टेस्ट हैं जिनको किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? ताकि अर्ली डिटेक्ट हो जाए। सो आप खुद नोट कर लो, हमारे इंडिया में कौन कैंसर स्क्रीनिंग करवाता है? कोई भी नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता। और जो बदकिस्मत है, बैड लक वाला, जिसको कैंसर पता चलता है तो वो डिटेक्ट होता ही सेकंड स्टेज के बाद है। तो आप सीख रहे, तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि कैंसर को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डायग्नोज कैंसर। तो देखो जी, एक तो सबसे पहले है जी ट्यूमर मार्कर। ये एक तरह के बायोकेमिकल इंडिकेटर होते हैं जो बताते हैं कि जी बॉडी में ट्यूमर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद है जी डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर चेंज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक मॉनिटर। सो कई मॉनिटर्स की टेक्निक के साथ भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर बॉडी में। एक्सरे से भी पता चल जाता है। एक्सरे से तो खासकर बेटा आपको चेस्ट कैंसर यानी लंग कैंसर के बारे में पता चल जाएगा। सीटी स्कैन से पता चल जाता है। और मैंने सीटी स्कैन में आपको पेट सीटी के बारे में बताया था कि सबसे पहले शुगर का सिरप पेशेंट को पिलाते हैं ताकि उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे कैंसर सेल्स हैं वो शुगर को एब्जॉर्ब कर लें, और जब सीटी स्कैन होता है तो वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। एमआरआई से भी पता चल जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आपको पता ना, एक बंदे को लिटा देते हैं फिर उसको एक बड़ी सी मशीन के अंदर उसकी पूरी बॉडी जाती है, उसको एमआरआई बोलते हैं। सो इससे भी कैंसर का पता चलता है इंटरनल ऑर्गन के कौन से कहाँ पे कैंसर है। जैसे इंटरनल ऑर्गन में लिवर हो गया, स्प्लीन हो गई, इन जगहों, इन सब चीज़ों का। फिर लास्ट है बेटा बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है किसी भी अफेक्टेड एरिया के टिश्यू को बाहर निकाल लिया जाता है और उस टिश्यू को स्लाइड बना के उस टिश्यू को हिस्टोलॉजिकली और आप कह सकते हो स्टडी किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप में उसके सेल्स की शेप देखी जाती है, साइज देखा जाता है। इन चीज़ों को स्टडी करने के साथ भी पता चल जाता है कि कैंसरस सेल है या नहीं। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए जी लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कैंसर। कैंसर के स्प्रेड से बचने के लिए क्या क्या हम मेजर्स कर सकते हैं। पहली मेजर तो बेटा सोलर रेडिएशन को हमें उसके एक्सपोजर से बचना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे में यूजली आज से कई साल पहले स्किन कैंसर बहुत पाया जाता था ड्राइवर्स में।
क्योंकि ड्राइवर्स वहाँ पे यूजुअली स्मोकिंग करते हैं, जब वो स्मोकिंग करते हैं चलती कार में तो उनका हाथ बाहर रहता है जिसमें उनकी सिगरेट होती है, तो उसमें धूप पड़ती रहती है। सो कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ सनलाइट भी हमारी बॉडी के सेल्स में, स्किन के सेल्स में म्यूटेशन कॉज कर सकता है, जिससे कैंसर स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2, अवॉइड फिजिकल इरिटेंट लाइक कांगड़ी। सो बेटा कांगड़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कश्मीर में जहाँ पे बहुत ठंडा इलाका होता है, वहाँ पे कश्मीरी लोग क्या करते हैं, एक उन्होंने छोटी अंगीठी बनाई हुई होती है, उसको वो बिल्कुल अपने स्टमक के पास लगा लेते हैं और अपने कपड़ों से उसको कवर कर लेते हैं। तो वो कंटिन्यूसली उनको क्या प्रोवाइड करती है, हीट। पर बेटा आप ये भी तो नोट करो, जो उनका स्टमक है कंटिन्यूस एक स्ट्रॉन्ग हीट के कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे टिश्यूज़ भी डैमेज होने लग जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे भी कैंसर स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है जी, अवॉइड टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज़। सो मैंने बताया था कि लंग कैंसर का होना ये नहीं कि कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको लंग कैंसर हो जाएगा। लंग कैंसर अगर कोई लॉन्ग वॉक्स पे भी जा रहा है, अगर रोज़ वो इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ अपने काम पे जा रहा है और वो इंडस्ट्रियल स्मोक को सूंघता है, सो आने वाले 2 या 3 साल में हो सकता है कि कोई ना कोई इरिटेंट उसके म्यूटेशन कॉज कर दे लंग्स के सेल में और कैंसर शुरू हो जाए। और आखिरी है जी, अवॉइड च्यूइंग बीटर लीव्स। कभी भी पान को ज़्यादा नहीं चबाना। आप कभी मीठा पान खा लो, डरने की लोड़ नहीं, मैं भी खाता हूँ। मीठा पान आप खा सकते हो, कोई भी पान खा सकते हो, ओकेजनली, कभी कभी, रोज नहीं खाना मीठा पान। या पान अगर आप रोज खाओगे, उसके अंदर कत्था होता है, उसके अंदर अपना लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारे माउथ की लाइनिंग को इरिटेट करता रहता है और वहाँ पे भी कैंसर शुरू हो सकता है। ठीक है, सो हम कैसे कैंसर से बच सकते हैं? सोलर रेडिएशन से को अवॉइड करें, फिजिकल इरिटेंट्स को अवॉइड करें। कई औरतों को आदत होती है कि वो लेदर का पर्स अपने ब्लाउज में रखती हैं, वो भी चांसेस है जिससे स्किन कैंसर हो जाता है, क्योंकि जो लेदर है कंटिन्यूसली उनके स्किन से रिएक्ट करता रहता है और वहाँ पे इचिंग होती रहती है और वहाँ पे भी कैंसर स्टार्ट हो जाता है। फिर जी, अवॉइड टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज स्मोकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, ड्रिंकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए और पान नहीं चबाना चाहिए। सो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गया। आज रात को 8 बजे मैं प्लान कर रहा हूँ, या 9 बजे हम मिलेंगे हमारी ऑनलाइन क्लास में, या कल तो पक्का मिलने वाले हैं। सो जब मैं आपको लिंक भेज दूंगा तो उसमें जितनी क्वेरी हैं आपकी कवर कर लेना। तो अभी टाइम है, इसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, और जब क्वेरी का टाइम आएगा पूछ लेना, ताकि मैं आपकी क्वेरीज क्लियर कर लूँ। बाकी कल लेक्चर फिर कंटिन्यू करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।